ज़मीर बिकते हैं, यहां उसूल बिकते हैं। जो ना बिके यहां जरूर बिकते हैं। यहां सौदा ईमान होता है, सरेआम होता है, सरे बाजार होता है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम इस वक्त जिस ऐवान में मौजूद हैं उसका काम ही आईन साजी है। वी कॉल लेजिस्लेटर्स। हम आईन साज, कानून साज यहां पे बैठे हैं। हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने, आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, अल्लाह ताला ने 25 करोड़ अवाम की ताकत और अपनी बरकत से हमें इस्तिताअत दी है कि हम अपनी जात से निकल के इस सब जिलाली परचम और उस बाबाए कौम की फरमूदात की रोशनी में इस मुल्क को मुल्क बना सकें, जिसके लिए बरसगीर पाको हिंद की गली गली कूचे कूचे ये नारा लगता था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, आईन की ये किताबें जो हैं ये पाकिस्तान चलाने के लिए एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट जरूर है, लेकिन सिर्फ एक किताब में तब्दीली नहीं हो सकती, वो कुरान अजीम शान है। उसके अलावा हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आईन में तब्दीली नहीं हो सकती, कानून साजी नहीं हो सकती, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। आईन में तब्दीलियां होती रहेंगी, इसके हम खूबसूरत से खूबसूरत और मौसर से मौसर तर बनाते रहेंगे। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आईन की ये किताबें हमारी किसी बहन के सर के दुपट्टे से ज्यादा कीमती नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूं मुल्तान से हमारे एक भाई MNA साहब गिलानी साहब के बरखुरदार मूसा भाई थे शायद कल, उन्होंने सपोर्ट की वो बात कि अगर, और मैं आज इस ऐवान के सामने ये बात रखता हूं कि अगर खवातीन को उठा के, खवातीन को अगवा करके बच्चों के सीनों से पलासों के जरिए गोश्त नोच के और उनकी आवाजें उनकी मां को सुना के आपने कानून साजी करनी है, शर्म का मकाम होगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं नहीं चाहता था मैं नाम लूं, लेकिन तारीख की दुरुस्तगी के लिए जरूरी है। घर के सामने साबिक वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू, हमारी बहन, मेरे छोटे भाई जैन कुरैशी की घरेलू खातून वाइफ को जब नकाब पोशों ने अगवा किया, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप अगर उस बात पे स्टैंड ले लेते, जब इस ऐवान में आपके और मेरे 10 भाइयों को उठा के ले गए रात को, आज तक 9 सितंबर की रात थी वो, आज हम 18 अक्टूबर को रो रहे हैं। जनाब साबिक वजीर आजम साहब, राजा साहब, बेनजीर साहबा की शहादत सिर्फ आपका नुकसान नहीं, हम सब पूरी कौम का नुकसान था। लेकिन आज जब हम बेनजीर की शहादत की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, इस ऐवान के अंदर से जब आपके MNAs को निकाब पोश उठा के ले गए तो केस चल रहा था। मेरे उस्ताद मोहतरम जो शहीद हो गए, लतीफ अफरीदी लाला, जो पख्तूनों की शान थे, उस भुट्टो रेफरेंस केस में वो अमायकस थे और मैं उनके साथ 2011 से सुप्रीम कोर्ट आता था। भुट्टो साहब के उस केस में मैं उनके साथ वहां सुप्रीम कोर्ट में आता था। हमारे सामने वो केस चला, लेकिन फिर नहीं पूरा हो सका। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं आज की सुप्रीम कोर्ट को और जज साहिबान को, मंसूर साहब और उनके साथ जितने साथी उनके जजेस हैं, कि आज इंसाफ करने की कोशिश की गई 50 साल बाद कि भुट्टो साहब का रेफरेंस जो है उसका फैसला किया गया कि वो फैसला गलत था। लेकिन मैं तो उस वक्त ऐवान में नहीं था, मैं तो इस ऐवान से बाहर था और मैंने यहां पे खड़े होके
मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के सामने ये बात रखी कि जब साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब पे जानी हमला वजीराबाद में हुआ, आपका सियासी इख्तिलाफ होगा, लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं था बतौर वजीर आजम पाकिस्तान कि बहुत हो गया, लियाकत अली खान साहब, भुट्टो साहब, बेनजीर साहिबा और बहुत से, हम ये नहीं होने देंगे और वज़ीर आज़म को शहीद नहीं होने देंगे। इमरान खान तो गोली खा के, आपने कहा कि 18 अक्टूबर को आपके कारकुन बेनजीर साहिबा के ट्रक पे वो गए और उन्होंने कोशिश की कि अपने लीडर को बचा सकें। उन लोगों का भी पता करें जो बेनजीर साहिबा को तड़पता हुआ छोड़ के कहीं और निकल गए। लेकिन उसी तरह जब वजीराबाद में इमरान खान साहब पे हमला हुआ, हमारे कारकुन भी लपके उस कंटेनर की तरफ और वो मर्द बहरान जब बाहर निकला तो उसने इसी तरह हाथ उठाया हुआ था, बदन पे गोलियां खा के। इमरान खान डरा नहीं था, झुका नहीं था, खून निकल रहा था बदन से, लेकिन हाथ मुक्का बुलंद था इस्लाम के दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ, आपके खिलाफ नहीं। यहां पे मेरा एक छोटा भाई है, उसने कल फलस्तीन के हवाले से इमरान खान साहब के बारे में बात की। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, वो उस वक्त ऐवान का हिस्सा नहीं थे जब यहां हमने 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस की। यहां पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हुआ, कामयाब हुआ। ये कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी है। ये कामयाबी रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान की है। इसीलिए हमने 15 अक्टूबर का अपना एहतजाज मौखर किया कि कोई ये ना कहे बाहर के आने वाले मेहमान कि ये तो आपस में मुश्तरक गिरबान हैं, ये हमारे साथ क्या ताउन करेंगे। लेकिन हम वो बयान नहीं भूले जनाब, जब साबिक वजीर खारजा बिलावल साहब जब उस अपोजिशन में थे और जब यही सूरत हाल थी अपोजिशन और हुकूमत के बीच में, और उन्होंने ये बात की। हमें बड़ा लोग कहते हैं SCO पे आप एहतजाज की बात करते थे। बिलावल साहब ऑन रिकॉर्ड है जब उन्होंने कहा था कि हम इसी ऐवान में बैठेंगे और हम देखते हैं कि हाँ वो ऐसी कैसे होती है। लेकिन हमने समझा, हमने उसको दरगुजर किया या हमने उसको नजरअंदाज किया कि जज्बात में एक बात की एक नौजवान लीडर ने। लेकिन आज जब मेरे साबिक वजीर आजम, मेरे लीडर पे बात होती है, उसके फलस्तीन कॉज से कमिटमेंट पे बात होती है, तो इसी ऐवान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यहाँ पे तकरीर करते हुए, जब उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप यहाँ पे बैठी हुई थी, उन्होंने कहा उम्मत मुस्लिमा की मुर्दा लीडरशिप को कहा कि आओ खड़े हो जाओ, आओ एक इस्लामिक ब्लॉक बनाते हैं फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए। कहाँ थे आप जो आज सवाल करते हैं? और उस वक्त आप कहाँ थे जब ये आदमी जिसको आपने 450 साढ़े 400 दिनों से जेल में डाला है, जिससे आप हमें मुलाकात नहीं करने देते, पूरा निजाम एक शख्स की एक स्टेटमेंट से डरा हुआ है, पूरा निजाम एक शख्स की तरफ देख रहा है कि इमरान खान क्या कहेगा। इमरान खान ने जो कहना था वो सेहूनियों, नसरानियों, यहूदियों और उनके गठजोड़ के बीच में यूनाइटेड नेशंस में एक बात की थी, एंड वी विल फाइट, हम मुकाबला करेंगे। और ये बात बनी गाला इमरान खान साहब को मैंने जनाब डिप्टी स्पीकर साहब 2022 में रेजीम चेंज के बाद की कि खान साहब ये बात ठीक है कि आजाद खारजा पॉलिसी, रूस से ताल्लुकात और एब्सोल्युटली नॉट बड़ी वजूहात हैं आपकी हुकूमत खत्म करने की, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि जब आपने सेहूनियों, इसराइल के जरखरीदों के बीच में यूनाइटेड नेशंस में उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने और या कनास्ताईद और मदनी रियासत की बात की, तो उस वक्त उनके कान खड़े हो गए कि इस आदमी को वैसे ही मिसाल बनाना है। जब जब उम्मत मुस्लिमा से कोई लीडर खड़ा होता है, यह आपका मेरा मुश्तरका दर्द है मेरे भाइयों और बहनों, यह आपका मेरा मुश्तरका दर्द है। जब कभी अनवर सादात खड़ा हुआ, कर्नल कजाफी खड़ा हुआ, सदाम हुसैन जब तक अमेरिका के साथ था ठीक था, लेकिन जब खड़ा हुआ उसको फारिग कर दिया, कजाफी को फारिग कर दिया। शाह फैसल शहीद ने जब तेल बंद किया अरब इसराइल जंग में, जब उससे फलस्तीनियों का साथ दिया, उसको किससे मरवाया? शहीद कर दिया। सदाम हुसैन को बड़ी ईद के दिन फांसी देना एक मैसेज था उम्मत मुस्लिमा को। वो जियाउल हक साहब
जो पाकिस्तान के लिए एक किरदार उन्होंने अदा किया, लेकिन जब इस रूस टूटा और उसके बाद उस आदमी ने यह कहा कि अब हम सेंट्रल एशिया में इस्लाम का परचम लहराएंगे, उसके बाद अमेरिका ने क्या कहा कि नहीं, ये हमारा एजेंडा नहीं है, तो उन्होंने नहीं छोड़ा, चाहे सियासी है चाहे गैर सियासी है। जिसने उम्मत मुस्लिमा की बात की है उसको मार के छोड़ा। भुट्टो ने जब न्यूक्लियर एसिड्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और रद्द कादियानियत पे दस्तखत कर दिया, उसने खुद कहा था मुझे पता है मैं अपने डेथ वारंट पे दस्तखत कर रहा हूं, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। होश के ना खुल लो, होश के ना खुल लो। जब भी वक्त का कोई लीडर पैदा होगा उम्मत मुस्लिमा में चैलेंज करेगा। जब टीपू सुल्तान पैदा होगा वो कहीं ना कहीं से मीर जाफर लाके, मीर सादिक लाके पीठ से वार करेंगे। यही इमरान खान के साथ हुआ, लेकिन वो खुशकिस्मत है अल्लाह ने उसकी जिंदगी लिखी थी, वरना वजीराबाद में मुल्क के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन अपना काम कर गए थे। तो मेरे दोस्तों, आप आईन साजी कीजिए, लेकिन लोगों के सरों से दुपट्टे छीन के नहीं। आप आईन साजी कीजिए, लेकिन फयाज हमारे एमएनए हैं, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी बेटे होंगे। फयाज साहब के बेटे का उसके बदन का गोश्त पलासों से खींच के उसकी मां को उसकी चीखें सुनाई गई और कहा गया अब बोलो अपने बाप को, अब बोलो अपने खावन को कि वो अपना वोट हमें देता है नहीं देता, तरमीम के हक में देता है नहीं देता। ये कैसी आईनी तरमीम है जिसमें हमें उसको अगवा करना पड़ रहा है? ये कैसी आईनी तरमीम है जिसमें सादुल्ला बलोच, वो कश्मीर में तो नहीं रहता, मकबूजा कश्मीर में, सादुल्ला बलोच जो एमएनए है हमारे इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान का, वो फलस्तीन में तो नहीं रहता, वो गाजा का बाशिंदा नहीं है, वो पाकिस्तान का और पाकिस्तान के दिल पंजाब का बाशिंदा है। उसकी वाइफ, उसकी बेटी और उनकी खाला को उठा लिया गया और थ्रेट किया गया कि आओ वोट करो इन तरामीम के हक में, वरना आपके साथ ये और ये किया जाएगा। ये आपकी तरामीम है। आप सवाल करो बिलावल साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब से सवाल करें कि क्या ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है? राज साहब, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है कि आप ये कहें कि हम नहीं कर रहे। हो सकता है आप ना कर रहे हो, लेकिन हुकूमत आपकी है, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अजीब लगता है आईन बनाने वाली जमात जो अपने आप को आईन बनाने की दावेदार कहती है और वोट को इज्जत दो की नंबरदार मुस्लिम लीग नून, आपके दौर में आईन के साथ, बुनियादी इंसानी हकूक के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। आप मुझे बताएं, क्या आप पाकिस्तान की तारीख के सामने सुरखरू होंगे? आज जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला है, आज जो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब तवज्जो कीजिए, आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे हमला है, ये तो वही चीफ जस्टिस की कुर्सी है। बड़ा शहीद बीबी की बात करते हैं, सिर्फ कुर्बानियों को हमने कैश नहीं करना, उनके कुर्बानियों का जो माखज है, उसका जो असल है, उस पर अमल करना है। शहीद बीबी ने अपनी शहादत से पहले कहा था अपने चीफ जस्टिस के घर पे पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी। मियां साहब खुद निकले थे, लॉन्ग मार्च किया था चीफ जस्टिस साहब के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए। काजी हुसैन अहमद साहब ने कुर्बानी दी और हमारे लीडर इमरान खान साहब ने जेल काटी आजाद सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब इतनी कुर्बानियों से हमने अपने सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया, चीफ जस्टिस को तवाना किया, उसकी कुर्सी को तगड़ा किया, आप फिर क्यों अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं? आप क्यों फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो रहे हैं या अपना कंधा दे रहे हैं? क्या एक मुल्क में दो वजीर आजम हो सकते? क्या एक मुल्क में दो आर्मी चीफ हो सकते? क्या एक जमात में दो चेयरमैन हो सकते हैं? अगर सदर एक होता है, वजीर आजम एक होता है, आर्मी चीफ एक होता है, तो फिर चीफ जस्टिस दो क्यों? आपको ऐसी सुप्रीम कोर्ट क्यों चाहिए जो आपके सामने लेट जाए? आपको ऐसा काजी खुजात क्यों चाहिए जो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो? आप अपनी आईनी तरामीम तो पढ़िए। मैं खुद इस पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूं, 2018 से मेंबर हूं, उसमें 8 मेंबरान हैं, 4 हुकूमत के, 4 अपोजिशन के। जब आपने जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब आप ये कानून साजी की कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जजेस में आप हुकूमत और अपोजिशन की तादाद में फर्क डाल के
हुकूमत की तादाद बढ़ा रहे हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? जो हुकूमती मेंबरान होंगे वो अपनी हुकूमत की लान टो करेंगे। आप बेसिकली चीफ जस्टिस को मुल्क के वजीर आजम चाहे वो कोई भी हो उसके आगे सबसर्विएंट कर रहे हैं। अगर वजीर आजम पाकिस्तान चीफ जस्टिस को नॉमिनेट करेगा तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है काजी अल सुल्तान, काजी सुल्तान के ऊपर ताकतवर होता है, वो हर किसी से पूछ सकता है। जब आप उसके तरीका इंतखाब को चेंज कर रहे हैं, आप बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रुंडोन को छेड़ रहे हैं, बुनियादों को छेड़ रहे हैं। हमारा आईन पाकिस्तान सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट पे मुश्तमिल है। आजाद अदलिया, आजाद मुकन्निना और आजाद इंतजामिया। लेकिन जब आपने 19 बैलेंस छेड़ दिया तो आज तो आपको अपनी मर्जी का कोई चीफ जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन कल को फिर कोई और मौलवी मुश्ताक उधर से पैदा होके किसी और भुट्टो को टांगेगा। क्या आप तारीख में जवाब दे सकोगे? क्या आप सुखरू हो सकोगे जो आप सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत वक्त की पांव की ज्योति बनाना चाह रहे हैं? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे दीन का कॉन्सेप्ट है काजी सवाल करता है, उसके पास इख्तियार है। 184(3) सू मोटो उस पे हमला है। क्यों हमला है? क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो डाका पड़ा उस पे हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और उसको 184(3) के तहत चीफ जस्टिस जो भी आता है उठा सकता है। आप चाहते हैं कि जो भी नया चीफ जस्टिस आता है उसके आने से पहले ये इख्तियार ले लो और चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वजीर आजम पाकिस्तान को दे दो। और साथ में आईनी कोर्ट। कौन सी आईनी कोर्ट? किस लिए आईनी कोर्ट? किस तरह की आईनी कोर्ट? आप मुझे बताइए। 2008 से 2013 तक आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान नहीं थे? राजा साहब जब भी गुफ्तगू फरमा रहे थे साबिक वज़ीर आज़म, आप वज़ीर आज़म नहीं थे। उसके बाद मियाँ साहब 13 से 18 तक वज़ीर आज़म नहीं थे। बीच में शाहिद खाकान साहब आ गए और उसके बाद 16 महीने फिर आप इकट्ठे थे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, बिलावल साहब उनके साथ वज़ीर खारजा। तब तो आपको आईनी तरामीम का दौरा नहीं पड़ा। तब तो आपको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से अपनी कमिटमेंट याद नहीं आई। तब तो आपको भुट्टो साहब की कुर्बानी याद नहीं आई कि एक जज ने उनके साथ क्या किया। और जिस जज ने आपको इंसाफ दिया, इतनी तो मोहसिन कुछ ना बने, इतनी तो रवादारी, इतनी तो हया रखें कि जो शख्स 50 साल बाद आपको इंसाफ दे गया, आप उसके इंसाफ से इतना डरते हैं। क्यों? आपको अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए। 50 साल बाद अगर भुट्टो को इंसाफ मिल गया तो पिछले साल का इंसाफ नहीं होना चाहिए। और ये किसने कहा है कि जो आ रहा है वो किसी को इंसाफ देगा? इंसाफ तो रब्बे करीम देगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, खुदारा आप आईनी तरामीम लाइए, हम उसके लिए बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इस आवाम में लाइए, अंधेर कमरों में नहीं, किसी की मर्जी मंशा पे नहीं। रात के 1-2 बजे जब इस हुकूमत का बरएनाम लॉ मिनिस्टर मीडिया के सामने ये कहता है कि मुझे तो मुसव्विदा मिल गया, आप मुझे बताइए मुसव्विदा, आगा साहब मुसव्विदा कहां से आया? मेरी मालूमात के मुताबिक, मैं भी एक छोटा मोटा मिनिस्टर रहा हूं इस हुकूमतों में, मेरी मालूमात के मुताबिक लॉ मिनिस्टर जब कानून बनाता है वो कैबिनेट की अप्रूवल से, वज़ीर आज़म की मंशा से उसकी लॉ डिवीजन बनाती है। लॉ मिनिस्टर को कभी यह नहीं कहना पड़ता कि मुझे मुसव्विदा मिल गया। कहां से मिला मुसव्विदा? किसने बनाया मुसव्विदा? किसने भेजा मुसव्विदा? किस लिए भेजा मुसव्विदा? मैं पीपल्स पार्टी पे मेरा बड़ा सवाल है, क्योंकि जिससे तवक्को होती है उसी से सवाल होता है। आप कहते हैं हमने आईने पाकिस्तान बनाया, बिलावल साहब आज नहीं है, वरना मैं मोहतरम बिलावल साहब से पूछता कि और तो कोई करे तो करे, आपकी जमात, भुट्टो साहब की जमात कैसे आर्टिकलेट में चेंज कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स को कैसे आप चेंज कर सकते हैं? मिलिट्री कोर्ट्स के हक में कैसे आप बात कर सकते हैं? बुनियादी इंसानी हकूक में आप चेंज कैसे कर सकते हैं? मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान में अल्लाह फरमाते वामरहुम शूरा बैनहुम, और मोमिनीन को जब कोई मसला होता है तो आपस में शूरा करते हैं। ये शूरा को शूरायत का इख्तियार दो। जो इख्तियार नहीं दे रहा, छीनो अपना इख्तियार, यहां चीजें लाओ, यहां फैसला करो। यहां फैसला करोगे
हम वो मुसव्वदा इमरान खान के सामने लेके रख देंगे कि खान साहब ये कहीं से आया नहीं है, डिक्टेट नहीं हुआ, ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ नहीं है, ये आपको मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान में इंसाफ के लिए है, आइन को बेहतर करने के लिए हम उनको कायल करेंगे। वो भी इंसाफ के नाम पे जमात बनाए बैठा है। लेकिन आज अगर यहां पे इस ऐवान में आप ऐसे कवानीन पास कर रहे हैं जिसके लिए कल आप तारीख के सामने शर्मसार होंगे कि आप भूल गए एक मुतलकुन ऐलान ने आप ही के लीडर को हथकड़ियां पहना के मुल्क से बाहर दरबदर किया। हाँ, मेरा लीडर दरबदर होने के लिए तैयार नहीं है, वो खड़ा है, वो डील नहीं ले रहा, वो कहता है मैं खड़ा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है, कुछ गए हैं, मैं बुरा नहीं कहता, माजी में बहुत सी लीडरशिप जलावतन भी हुई है, लेकिन जो आपके साथ हुआ है आप वही गड़ा फिर खोद रहे हो। याद रखना, जो बोते हो वो काटोगे। आज जो करोगे ये दुनिया मकाफात अमल की जगह है। आज आप इमरान खान साहब को टांगने के लिए, उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने के लिए किसी की ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। ये आईनी तरामीम जिस तरीके से पास करने की कोशिश की जा रही है, अगवा करके, अबडक करके, खवातीन को उठा के, सिर्फ शरियार अफरीदी की वाइफ और इनकी बेटियां, उनको उठाना काफी नहीं था, जो आपने वो सिलसिला आज भी रखा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मैं बसद एहतराम कहूंगा जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि ये आईनी तरामीम नहीं, ये गैर आईनी तरामीम है, ये गैर आईनी तरामीम है। आप खड़े हो जाएं और डिमांड करें, क्या वो बात करते हैं, लेकिन या हमसे बात कर लो या हमसे लड़ लो। ये कैसे हो सकता है कि दिन की रोशनी में तो स्पेशल कमेटी बैठे, वो उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर या आमिर डोगर से बात करे और रात की तारीकी में आप हमारी माँ बहनें उठा लें। याद रखना, इज्जत से ऊपर कोई चीज नहीं है। इज्जत पे हर्फ आएगी तो फिर आइन कानून पीछे रह जाएगा। इस मुल्क में बहुत बुरा हाल खुदा न खास्ता हो जाएगा। आप देख लें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप देख लें फाटा ट्राइबल बेल्ट में क्या हो रहा है, पश्तून क्या बात कर रहे हैं, बलोच क्या बात कर रहे हैं। इस वक्त सिर्फ तहरीक इंसाफ और किसी इत्तेफाक की जमातें भी, एक जमाने में पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी जमात हुआ करती थी, ये बड़ी जमातें खासकर पीटीआई कश्मीर में है, जीबी में है, सिंध में है, कराची में है, जब बलोचिस्तान में है, पंजाब में है, इस्लामाबाद में और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जमातें, बड़ी विफाकी जमातें इलाकाई तासब को बढ़ने नहीं देती। बलोच, पंजाबी, सिंधी, पठान के नाम पे सियासत करने नहीं देती। ये जमातें नस्ल की इम्तियाज से ऊपर उठ के पाकिस्तानियत और जनाह के नाम पे सियासत करती हैं। जब आप इन बड़ी जमातों को कमजोर करोगे, इन लोगों को उठाओगे, उनको मारोगे, उनको बेइज्जत करोगे, आप इस मुल्क को लोगों उन खतरनाक अफरीतों के हाथ में आप धकेल दोगे जो बलूचिस्तान में हमारे फौज को नहीं छोड़ रहे, जो खैबर पख्तूनख्वा में हमारी एफसी को नहीं छोड़ रहे, जो हमारे मजदूरों को नहीं छोड़ रहे। दुखी में जो हुआ बलूचिस्तान में 20 मजदूरों का क्या कसूर था, पंजाबी मजदूर का क्या कसूर है, पश्तून का क्या कसूर है जो मजदूरी के लिए बाहर गया है और उसकी घर की इज्जत ताराज हो रही है ट्राइबल बेल्ट में, या बलोच का क्या कसूर है। उसके लिए जरूरी है कि आज हम यहां मिलकर बैठे, आप इन ताइनी तरामीम को सेवान में लाए, उस पे महीना 2 महीने बहस करें, हम इंशाअल्लाह इसको वो बेहतर करके देंगे कि आईन पाकिस्तान का नजारा दुनिया करेगी। इसमें बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, इसमें सिविलियन सुप्रीमेसी भी होगी, लेकिन इसमें आजाद जुडिशरी भी होगी और ये फौज भी हमारी दुश्मन नहीं है। एक दिन अगर फौज ना हो ये मुल्क नहीं रह सकता, लेकिन फौज जब स्टैब्लिशमेंट जब सियासत में आती है वहां फिर कायदे आजम का फरमान का रोक है। जो स्टाफ कॉलेज क्वार्टर में हमने कहा था कि पॉलिसी इज द डोमेन ऑफ सिविलियंस एंड यू आर सपोज्ड, आपने इंप्लीमेंट करना है, यू आर सपोज्ड टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर्स द पॉलिसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द सिविलियंस। पॉलिसी हमने बनानी है, मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करना है। लेकिन अगर ये नहीं करोगे, अगवाकारी जारी रहेगी, अबडक्शन जारी रहेगी, डिसअपीयरेंस जारी रहेगी। आज ये पूरे ऐवान में पीछे देख लें, आप तो बैठे, ये मेरे पीछे पूरा ऐवान खाली है। आज जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, दहशतगर्द खुले फिर रहे, कातिल खुले फिर रहे, डाकू खुले फिर रहे, लेकिन एमएनएज अपनी जान बचाते फिर रहे। ये कुर्सियों पे आपके भाई बहन बैठा करते थे और फिर आएंगे इंशाअल्लाह,
लेकिन आप सवाल तो कीजिए, ये क्या वजूहात हैं? अगर आईनी तरामीम इतनी अच्छी हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, तो उनको अगवा क्यों करना पड़ रहा है? उनके ज़मीर क्यों खरीदने पड़ रहे हैं? उनकी बेटियां क्यों उठानी पड़ रही हैं? उनके बच्चों के गोश्त को क्यों नोचा जा रहा है? ये आप किसी के बदन के गोश्त को नहीं नोच रहे, आप सियासत के इस मुर्दा ज़मीर बदन को मजीद तारीख कर रहे हैं। आप मत नोचने दो सियासत के इस चेहरे को, मजीद जितना नोच चुके वो काफी है, और शहादतें मत देने दो और पाकिस्तान को तबाह मत होने दो। आखिरी बात, ए चांद यहां ना निकला कर, यहां उल्टी गंगा बहती है। ए चांद यहां ना निकला कर, यहां उल्टी गंगा बहती है। इस देश में अंधे हाकिम हैं, ना डरते हैं, ना नादिम हैं, ना लोगों के वो खादिम हैं। हाँ है इस देश में कारोबार बहुत, हाँ इस देश में है कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत, और कुछ का मकसद रोटी है। ए चांद यहां ना निकला कर, लेकिन हम मायूस नहीं है। हम अपने अल्लाह पे हमें यकीन है, हमें यकीन है जिस कौम ने हमने भेजा है, हमें बड़ी ताकत है, हमें बड़ी जस्तजू है, हमें बड़ा हौसला है। इंशाल्लाह इमरान खान निकलेगा, आएगा, और जब मैंने बात की थी अवाम की ताकत से, उस कुर्सी पे एक बार फिर बैठेगा। लेकिन वो तब होगा, और पाकिस्तान में जमहूरियत तब मजबूत होगी जब हम एक दूसरे को अगवा करना, ब्लैकमेल करना, इज्जत ताराज करना, अगर हमारी तरफ से हुआ है वो भी गलत है। अगर हमारी तरफ से किसी का दरवाजा तोड़ा गया वो भी गलत है। अगर हमारी तरफ से हमारी हुकूमत में रात को किसी को उठाया गया वो भी गलत है। लेकिन आज आईन साजी के नाम पे जो पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तानी अवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं समझता हूं पूरी दुनिया के सामने हमारा चेहरा शर्म से शर्मसार है कि आज पाकिस्तान में आईन साजी की बात हो रही है डिप्टी स्पीकर साहब, और आधा ऐवान खाली है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के अवाम, शुक्रिया, और इमरान खान पाइंदाबाद। शुक्रिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब।